अगर आप लोग ये PDF नोट्स बाय करना चाहते हैं तो अभी हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट ईजी पैसा और जैज़ कैश पेमेंट से नोट्स डाउनलोड करें। फंक्शंस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अच्छा, यहाँ पे इस सवाल में अक्सर स्टूडेंट मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि मैम ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स दोनों आते हैं, ठीक है। कभी कभी हाउस ऑफ लॉर्ड्स अलग से भी सवाल में आता है, हाउस ऑफ कॉमन अलग से भी आता है, और कभी ब्रिटिश पार्लियामेंट अलग से आती है, ठीक है। तो स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि मैम अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स आ गया तो क्या हम उसमें ब्रिटिश का पार्लियामेंट वाला ही आंसर उठा के लिख दें, या हाउस ऑफ कॉमन्स आ गया तो क्या हम उसमें ब्रिटिश वाला आंसर लिख दें। तो यस, इन दोनों में से भी अगर आपको अलग से सवाल आए तब भी आपने ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का यही सेम आंसर भी उठा के उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारा एक ही हिस्सा है, लेकिन ज़रा सवाल मुख्तलिफ तरह से पूछे जा सकते हैं, इसीलिए परेशान नहीं होना। आप सारों में ये सेम ही आंसर लिख सकते हैं, चाहे आंसर हाउस ऑफ कॉमन से सिर्फ पूछा जाए, सिर्फ हाउस ऑफ लॉर्ड से भी अगर पूछा जाए तब भी आप उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में लिख सकते हैं। अब हम स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से। द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्स इन द वर्ल्ड। जो यूके की जो पार्लियामेंट है वो दुनिया की सबसे पुरानी पार्लियामेंट है, ठीक है। देखें, अगर हम अमेरिका की बात करें, उसका जो निज़ाम है कैबिनेट का, पार्लियामेंट सिस्टम या जो भी उसमें है, वो अमेरिका में भी नया है। बेशक वो भी बने हुए उसको भी काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन वो भी नया है। पार्लियामेंट की अगर हम बात करें यूके की, तो यूके की पार्लियामेंट बड़ी पुरानी है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो मेरी हिस्ट्री वाली वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि पार्लियामेंट को कितने सदियों पहले बनाया गया, उसका पहले नाम क्या होता था। तो ये सारा मैंने उस वीडियो में कवर किया, तो आपको उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि पार्लियामेंट कितनी ज़्यादा पुरानी है यूके की। फिर आगे आता है दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ द पार्लियामेंट, और इसी वजह से यूके की पार्लियामेंट को हम मदर ऑफ पार्लियामेंट भी इसी रीज़न से कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। और इसी यूके की पार्लियामेंट ने क्या किया कि दुनिया भर के गवर्नमेंट सिस्टम को हेल्प की, कि बताया कि आप लोग कैसे अपने पार्लियामेंट्री निज़ाम बनाएं। यानी कि पाकिस्तान को भी अगर अपना पार्लियामेंट्री निज़ाम बनाना है ना, तो वो यूके से हेल्प लेती है, यूके के पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, फिर उसको वैसे ही अप्लाई करती है हमारे मुल्क में। इट मेक्स लॉज एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट है यूके की, वो लॉज बनाने का काम करती है और गवर्नमेंट के निज़ाम को कंट्रोल में भी रखती है। अब आ जाता है कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। कंपोजिशन का मतलब ये है कि पार्लियामेंट में किस तरह के लोग बैठे होते हैं। सबसे पहले आपने इसमें किंग्स एंड क्वींस का जिक्र करना है कि ये लोग आपको पार्लियामेंट में मिलेंगे बैठे हुए। फिर आगे आ जाते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स पार्लियामेंट का अपर हाउस है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आपको किंग्स क्वींस बैठे हुए मिल जाएंगे, और भी बहुत से हाई फाई क्लास के जो लोग हैं यूके के अंदर, जो मतलब अमीर तबके के लोग हैं, वो भी आपको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठे मिल जाएंगे, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जब मैं वीडियो आप देख लें, यहाँ पे मैं उसका लिंक लगा देती हूँ, उसमें मैंने उन लोगों के बारे में तफसील से बताया हुआ कि कौन कौन लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ से आप लोग देख लें डिटेल से। फिर हाउस ऑफ कॉमन्स वो लोग होते हैं जो वोट लेके बैठते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम सीधा ही हाउस ऑफ कॉमन्स से स्टार्टिंग लेते हैं। नेचर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। सबसे पहले आपने बताना है कि हाउस ऑफ कॉमन का क्या नेचर है, इसमें किस तरह के लोग बैठते हैं, कैसे आते हैं वोट लेके, तो ये सारा आप बताएंगे। तो आप बताएंगे कि हाउस ऑफ कॉमन सबसे पहले तो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हाउस है क्योंकि यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली वोट लेके आते हैं। यानी कि लोग इन मेंबरों को जो यहाँ बैठे होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, वो वोट लेके आते हैं सारे मेंबर्स, ठीक है। इन रियलिटी इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट का ये मेन हाउस है हाउस ऑफ कॉमन्स। इसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है इसी रीज़न से, क्योंकि इसी ने डेमोक्रेसी सिस्टम को इस्टेब्लिश किया कि आम पब्लिक अपने पसंदीदा बंदों को सिलेक्ट करके वोट दे के पार्लियामेंट के इस हाउस में बिठा सके, ठीक है। फिर आगे आते हैं इम्पोर्टेंस कि हाउस ऑफ कॉमन्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। द हाउस ऑफ कॉमन इज़ द मोस्ट पावरफुल लॉ मेकिंग बॉडी इन द ब्रिटेन। हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटिश के मुल्क के अंदर, यानी कि यूके के मुल्क के अंदर, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है जो कि लॉ बनाने का काम करता है। अकॉर्डिंग टू ग्लैडस्टोन इट इज़ द सेंटर ऑफ द इंग्लिश पॉलिटिक्स। ग्लैडस्टोन एक बंदा था जिसने ये बोला कि हाउस ऑफ कॉमन बेसिकली एक सेंटर है इंग्लिश पॉलिटिक्स का, यानी कि
जो हाउस ऑफ कॉमन्स के जो लोग हैं ना, जो मेंबर्स हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के, उनका बहुत गहरा लिंक होता है पॉलिटिशियंस के साथ, और सारे गवर्नमेंट के मामलात को यही हैंडल कर रहे होते हैं। तो ये बात हमें ये पर्सन सिखा रहे हैं अबाउट द हाउस ऑफ कॉमन्स। फिर आगे आ जाता है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब ये है कि कितने मेंबर्स हैं इस हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो ये नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर हाउस ऑफ कॉमन्स का आ गया तो हमने बताना है हाउस ऑफ कॉमन में कम से कम 650 मेंबर्स बैठ सकते हैं, और सीट्स की डिवीजन हुई है। तकरीबन 523 सीटें इंग्लैंड के मेंबर्स के लिए रखी गई हैं, 72 सीटें रखी गई हैं स्कॉटलैंड की, 38 सीटें रखी गई हैं वेल्स की, और 17 सीटें रखी गई हैं नॉर्थ आयरलैंड की। ईच मेंबर्स रिप्रेजेंट अबाउट 75,000 वोटर्स। ठीक है, तो इस तरह से सीटें वगैरह आपने बता देनी है कि इस तरह से सीटों की डिवीजन हुई है। टर्म का मतलब है कि कितने वक्त के लिए ये मेंबर्स अपने इस ऑफिस में बैठे रहते हैं। तो आपने बताना है कि ये 5 साल के लिए जो है इधर होते हैं, लेकिन 5 साल से पहले भी इनका जो ये हाउस ऑफ कॉमन है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। डिज़ोल्व का मतलब वो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कैसे ख़त्म होता है कि क्वीन क्या करती है, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर क्वीन से कहता है हाउस ऑफ कॉमन को डिज़ोल्व कर दो, यानी कि क्या कर दो, ख़त्म कर दो। सही होगा। अब आ जाता है डिसोल्यूशन। द हाउस कैन बी डिसॉल्व्ड व्हेन द गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल लॉज, द रूलिंग पार्टी लूजेस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स को किन वजूहात पे या किन रीजंस पे डिसॉल्व किया जाता है। उसके रीज़न आपने ये बताने हैं कि जो गवर्नमेंट चल रही है, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन जो है सही से गवर्नमेंट नहीं चला पा रही, और ना ही ऐसे लॉ सही से बना पा रही है जिससे गवर्नमेंट सही से वर्क करे। इस रीज़न से भी हाउस ऑफ कॉमन को ख़त्म कर दिया जाता है, यानी कि डिसॉल्व कर लिया जाता है। और द रूलिंग पार्टी लूजेज अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और जो पार्टी जीत गई थी, जो कि गवर्नमेंट को चला रही है, लेकिन वही पार्टी, मतलब कि वो पार्टी के जो बंदे, जो मेंबर्स उधर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास कर दिया गया। नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब यह है कि जितने भी मेंबर्स मौजूद हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के, उन्हीं के ऊपर ही नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास कर दिया गया है कि ये लोग इस काबिल ही नहीं है कि अच्छे लॉ बना सकें हमारे यूके के मुल्क को चलाने के लिए। तो जब नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इस पर पास हो जाए तो फिर ऐसी सिचुएशन पे हाउस ऑफ कॉमन को क्या हो जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 रीजंस मैंने बता दी कि क्यों डिसॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स। प्रिविलेजेस का मतलब है कि जो मेंबर्स हाउस ऑफ कॉमन में बैठे होते हैं, इनको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस। जो मेंबर्स हैं वो अपने हाउस में, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर जैसा दिल चाहे बोल सकते हैं। उन पे कोई सख्ती नहीं की जाएगी कि आप गालियाँ नहीं दे सकते या इस तरह कुछ नहीं कर सकते। आज़ादी दी जाती है उनको बोलने की। तो एक ये फ्रीडम इनको मिलता है। आम इंसान ज़ाहिर अगर वहाँ मौजूद होगा तो उसको डांट पड़ जाएगी, निकाल दिया जाएगा, लेकिन जो प्रॉपरली वोट लेके बैठे होते हैं मेंबर्स, वो अगर इस तरह से बात करते हैं ना तो उनको आज़ादी है। फिर आगे आता है रेगुलर सैलरीज एंड अलाउंस। इनको प्रॉपर वे में सैलरी मिलती है और भी फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं। द स्पीकर कैन ऑर्डर अ पर्सन टू लीव। अब ये स्पीकर कौन होता है? ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ना, ये जो पार्लियामेंट है, इसके 2 हाउसेज हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। लोअर हाउस का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं। इसी हाउस ऑफ कॉमन के अंदर एक हेड भी होता है, उस हेड का नाम होता है स्पीकर। वैसे ही हाउस ऑफ लॉर्ड का भी अपना एक हेड है। ठीक है, तो जो स्पीकर है वो तब जब दिल चाहे किसी पर्सन को कह सकता है कि आप अभी हाउस से चले जाएं। अब मिसाल के तौर पे ना, ये स्पीकर बैठा हुआ सुन रहा है और हाउस के अंदर बाकी के तमाम मेंबर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, स्पीकर सबकी सुन रहा है। इस तरह से एक मेंबर ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहा है या बदतमीज़ी कर रहा है, तो स्पीकर के पास ये पावर है कि वो उस बंदे से कह सकता है आप फ़िलहाल के लिए ना इस मीटिंग को जो है छोड़ के चले जाएँ। तो इस तरह से भी चीज़ें इसमें होती हैं। तो यही बात यहाँ बताइए, हाउस कैन पनिश इट्स ओन मेंबर। और हाउस अपने ही मेंबर्स को पनिशमेंट भी दे सकता है अगर कोई मेंबर कोई गलत बात कर दे या कोई ऐसी हरकत कर दे जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। हाउस कैन स्टार्ट इम्पीचमेंट ऑफ अ मेंबर। इम्पीचमेंट क्या होती है? इम्पीचमेंट का मतलब है किसी मेंबर को जॉब से निकालना। ठीक है, पूरे प्रोसीजर से गुजरने के बाद। तो ये चीज़ भी होती है, अगर कोई मेंबर कोई गलत काम कर दे या किसी मेंबर ने कुछ गलत कर दिया है तो फिर उसको प्रॉपर इम्पीचमेंट प्रोसीजर के थ्रू निकाला जाता है। इलेक्शन की अगर हम बात करें तो ये जनरल इलेक्शन के थ्रू ये सारे मेंबर सेलेक्ट होते हैं। बाय इलेक्शंस के थ्रू भी होते हैं, यानी कि कोई एक कुर्सी अगर खाली हो
किस रीज़न से खाली हो जाती है मेंबर्स की कुर्सी, या तो वो मेंबर फोत हो जाता है या तो वो मेंबर खुद ही रिज़ाइन कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन पे जो सीट खाली हो जाती है तो फिर उस पर्सन की सीट फिल करने के लिए बाय इलेक्शंस भी होते हैं। जो जनरल इलेक्शंस नहीं होते, ये अलग से इलेक्शंस हो रहे होते हैं सिर्फ वो सीट को भरने के लिए। जनरल इलेक्शन का मतलब है ना कि इकट्ठे ही 5 साल बाद सारे जब चले जाएँ, जब इनकी रिटायरमेंट का टाइम आ जाए तो वो बड़े वाले इलेक्शंस होते हैं, उसको कहेंगे जनरल इलेक्शन। और जब दरमियान में ही कोई बंदा छोड़ जाए तो फिर उसके लिए छोटे से इलेक्शन होंगे, सिर्फ उस बंदे की सीट पूरी करने के लिए किसी को चुना जाएगा। वोटर्स एंड वोटिंग की अगर बात करें तो 18 साल के पर्सन जो है वोट दे सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे उन लोगों का नाम लिखा गया है जिनको आप वोट देके हाउस ऑफ कॉमन्स में नहीं बिठा सकते। अब वो कौन लोग हैं? अगर वो पर्सन हाउस ऑफ लॉर्ड का ऑलरेडी मेंबर है तो आप उसको वोट देके हाउस ऑफ कॉमन्स में नहीं बिठा सकते। एलियंस बेसिकली फॉरेनर्स की बात कर रहे हैं कि एक बंदा किसी और मुल्क से है तो फिर उसको भी नहीं हम इस तरह से वोट देके बिठा सकते। लूनाटिक और इडियट का मतलब है कि ऐसा बंदा जो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, उसको भी आप वोट देके एक मेंबर नहीं बना सकते हाउस ऑफ कॉमन्स का। इन्फेंट होते हैं एक बच्चे को भी आप नहीं बना सकते, क्योंकि ज़ाहिर एक बच्चे में इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो सारी बातें वो समझे जो कि उस हाउस ऑफ कॉमन्स में जो बातें हो रही होती हैं वो नहीं समझ सकते। इसलिए इन्फेंट्स जो बच्चे हैं उनको भी आप वोट नहीं दे सकते और क्रिमिनल्स को भी नहीं दे सकते। लाइक कोई ऐसा बंदा है जिसने बहुत ज़्यादा क्राइम्स किए हों, क्रिमिनल रिकॉर्ड हो उसका, तो फिर ऐसे बंदे को भी आप वोट दे के नहीं हाउस ऑफ कॉमन में बिठा सकते। अब आ जाता है क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। यहाँ पे किन की क्वालिफिकेशंस की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स की कि इनकी क्या एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी इनको चुना जाएगा एज अ मेंबर। सबसे पहले तो ये 25 से बड़े साल के हों, यानी कि 25 से कम इनकी एज ना हो। उसके अलावा ये किसी और मुल्क के ना हो, यूके के अंदर के ही शहरी हों। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ये बैंकक्रप्ट ना हो। अब बैंकक्रप्ट का क्या मतलब है? बैंकक्रप्ट का मतलब है एक ऐसा आदमी जिसके पास अपने पैसे नहीं हैं, अपने पैसे होते हैं वो लगा देता है, उसके पास कोई सेविंग नहीं है, उसके पास कोई जायदाद नहीं है, वो अपनी जायदादों का और बैंक्स का और बैंक बैलेंस का ख्याल नहीं रख पाता, तो इस तरह के बंदों पे एक टाइटल लग जाता है बैंकक्रप्ट का। ठीक है, तो इस तरह के बंदों को भी हम वोट देके नहीं बिठा सकते हाउस ऑफ कॉमन्स में, क्योंकि ज़ाहिर है हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर बनना कोई छोटी बात नहीं है, आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। तो वहाँ पे भी हम इस तरह के बंदों को नहीं रख सकते। जो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, इंसेन उनको कहते हैं, या जो बंदा ऑलरेडी एक क्रिमिनल है, इन तरह के लोगों को भी हम मेंबर्स नहीं बना सकते। नॉट बी अ जज और प्रीस्ट, एक पर्सन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जज है, यानी कि कोर्ट में जज लगा हुआ है, या प्रीस्ट है। प्रीस्ट होते हैं पादरी, जो क्रिश्चियंस लोगों का जो चर्च नहीं है, चर्च के अंदर जो प्रीस्ट बैठे होते हैं, जैसे यहाँ पाकिस्तान में मुसलमानों की जैसे मौलवी हैं, वैसे ही अंग्रेज़ों के चर्चेज़ के अंदर उनके प्रीस्ट होते हैं। तो वो प्रीस्ट के जो बंदे हैं ना, उनको भी आप मेंबर्स नहीं बना सकते। ठीक है, आई थिंक पादरी कहते हैं प्रीस्ट को उर्दू में। फिर आता है नॉट बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट, और अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट के इदारे में जॉब करते हो तो ऐसे बंदे को भी नहीं चुना जाएगा एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। क्यूरम का मतलब ये है कि कितने तादाद के मेंबर्स होने चाहिए कि उसे हाउस ऑफ कॉमन का डिपार्टमेंट प्रॉपरली वर्किंग पे आए। तो कम से कम 40 मेंबर्स तो लाजमी होने चाहिए हाउस ऑफ कॉमन्स में हर तरह के डिसीजंस लेने के लिए। तो ये क्यूरम होता है। क्यूरम का मतलब एक फ़िक्स नंबर किसी चीज़ को पूरा करने के लिए। ठीक है, क्यूरम का मतलब अभी भी काफ़ियों को समझ नहीं आया होगा। क्यूरम का मतलब ये है कि एक फ़िक्स चीज़, जो मिसाल के तौर पे एक लॉ बनना है, ठीक है, अब सपोज उस लॉ पे तकरीबन 20 लोगों का साइन चाहिए। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 20 लोगों का साइन चाहिए। अगर 20 लोगों ने साइन कर दिया फिर उस चीज़ को लॉ बना दिया जाएगा, लेकिन 20 की जगह सिर्फ उस लॉ पे 15 लोगों ने साइन किया है, 5 लोगों ने नहीं किया, तो उस लॉ को लॉ नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि शर्त रखी गई है कि 20 लोगों का साइन होना ज़रूरी है। तो ये फिक्स अमाउंट कोई रखी जाए तो ये चीज़ होती है क्यूरम। ठीक है, फिर आगे आता है ऑफिसर्स ऑफ द हाउस। जैसे मैंने बताया स्पीकर हेड होता है इस हाउस ऑफ कॉमन का, तो उनका नेम आपने इस तरह से लिख देना है। फिर इसी के अंदर एक चेयरमैन ऑफ कमेटी भी बैठा होता है। फिर उसके अलावा सर्जेंट एट आर्म भी बैठा होता है, यानी कि ये वो वाला बंदा जो आर्मी वाले मामलात को हैंडल करता है, थोड़ा कंट्रोल रखता है। ठीक है, तो इस तरह के बंदे बैठे होते हैं। उसके अलावा इधर क्लर्क ऑफ हाउस भी बैठा होता है।
यानी कि क्लर्क भी बैठे होते हैं, चैम्पियंस भी बैठे होते हैं, तो इस तरह के लोग बैठे यहाँ पे मिल जाएंगे। अब चैम्पियंस कौन है तो मुझे भी बहरहाल अच्छे से नहीं पता, आई थिंक ये क्रिश्चियंस लोगों के रिलेटेड कुछ है, तो मुझे इतना ज़्यादा डिटेल से इनका नहीं पता। फिर आगे आता है कमेटीज़ ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। कमेटीज़ क्या हैं? बेसिकली जो हाउस ऑफ कॉमन है ना, उसके अंदर ही डिफरेंट कमेटीज़ बनाएगी। एक कमेटी क्या करता है? पैसों के बिल्स यानी कि पैसों वाले लॉ बना रहा होता है। दूसरी कमेटी क्या करती है? टैक्स वाले लॉ बना रही होती है। तो इस तरह से हर कमेटी अपना अपना काम करती है। तो कमेटीज़ ऑफ द होल हाउस, इसमें बहुत सारी कमेटी, जैसे इसमें कमेटी को पहले चुना जाता है, उसके अलावा इसमें जॉइंट कमेटी भी है, स्टैंडिंग कमेटी भी है, प्राइवेट बिल कमेटीज़ भी हैं। प्राइवेट बिल्स का मतलब ये है कि कुछ बहुत प्राइवेट बिल्स हैं जो सारी कमेटियों में नहीं जाने चाहिए, सिर्फ एक ही कमेटी में जाए, तो उसके लिए अलग से बनाई हुई कमेटी। तो इस तरह की डिफरेंट कमेटीज़ बनाई गई हैं जो कि लॉज वगैरह बनाने में हेल्प करती हैं। अब आ जाता है पावर्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। अब हाउस ऑफ कॉमन्स की क्या पावर्स हैं, अब हम वो पढ़ने लगे हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव का मतलब है लॉ बनाने की पावर्स। तो सबसे पहली पावर्स इनके पास ये होती हैं कि ये लॉ बनाते हैं। मेक्स एंड चेंज द लॉज। इट्स लॉज कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट, यानी कि अगर हाउस ऑफ कॉमन्स जो भी लॉ बनाती है तो कोर्ट्स हाउस ऑफ कॉमन्स से सवाल नहीं कर सकता कि आपने ऐसा लॉ क्यों बनाए। तो यही बात यहाँ लिखी है। चैलेंज का मतलब ये है कि कोर्ट सवाल ही नहीं कर सकती हाउस ऑफ कॉमन के लोगों से कि आपने इस तरह का लॉ क्यों बनाया। कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव। द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू इट थ्रू क्वेश्चंस, क्रिटिसिज्म, एडजॉर्नमेंट, मोशंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड वोट ऑफ सेंसर। अगर इतना ज़्यादा नहीं लिखना तो थोड़ा सा ही बता दें कि जो गवर्नमेंट है वो जो भी एक्शंस करती है, गवर्नमेंट फिर जवाबदेह होती है उन एक्शंस के ऊपर। किन को जवाबदेह होती है? हाउस ऑफ कॉमन्स को। यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स गवर्नमेंट से पूछ सकती है कि आपने फ़लाँ एक्शन क्यों लिया, आपने फ़लाँ चीज़ क्यों की, आपने टैक्स क्यों लगाया, आपने ये क्यों किया। तो इस तरह से इनके पास ये पावर्स भी होती हैं हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर्स के पास। कंट्रोल ऑफ फाइनेंस। ओनली द हाउस ऑफ कॉमन्स कैन पास द मनी बिल। जैसे मैंने अक्सर बताया कि जो लोअर हाउस है सिर्फ उसी के पास ही मनी बिल्स बनाने की पावर्स हैं। मनी बिल्स का मतलब है कि पैसों वाले तमाम लॉज, जैसे कि टैक्स लगाना या पैसों से रिलेटेड कोई भी लॉ होते हैं उनके वो हम कहते हैं मनी बिल्स। बिल्स का मतलब है कि ऐसे लॉ जो अभी तक बने ना हो, जो भी बन रहे हों। तो जो लॉ बने ना होते हैं ना, उनके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं बिल्स का। तो तमाम मनी बिल्स, पैसों के बिल्स सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स ही बना सकता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास ये पावर्स नहीं है। इवन पाकिस्तान में भी इसी तरह से है कि जो पाकिस्तान का अपर हाउस है उसके पास पावर्स नहीं होती मनी बिल्स को बनाने की। यही सेम चीज़ आपको अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेम ही मिलेगी। तो याद रखें, लोअर हाउस के पास, छोटे हाउस के पास ये सिर्फ पैसों वाले बिल्स बनाने की पावर्स हैं। तो जो लॉर्ड्स हैं उनके पास ये पावर नहीं होती। ग्रेवेंस। मेंबर्स राइज पीपल्स प्रॉब्लम एंड डिमांड सोल्यूशन। जो मेंबर्स होते हैं जो इधर बैठे होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, ये मेंबर्स पूरी कोशिश करते हैं कि जो आम पब्लिक है यूके की, उनके लिए ही लॉज बनाए हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स। ठीक है। ट्रेनिंग एंड डिबेट। डिबेट्स ट्रेन मेंबर्स इन पॉलिटिक्स एंड लॉ। और वो जो मेंबर्स बैठे होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में डिफरेंट डिबेट्स कर रहे होते हैं लॉ के ऊपर, फिर ज़ाहिर है यही बंदे जो हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठे होते हैं यही फिर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को बाद में चलाते हैं। इन्हीं हाउस ऑफ कॉमन के अंदर से प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है, तमाम डिफरेंट मिनिस्टरों को चुना जाता है। तो ज़ाहिर है जब ये हाउस ऑफ कॉमन्स के लोग जब वर्क करते हैं हाउस ऑफ कॉमन के अंदर, तो इनको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है और बाद में फिर यही लोग फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर्स भी बन जाते हैं, मिनिस्टर्स भी बन जाते हैं। तो ये फ़ायदे हैं कि हाउस ऑफ कॉमन में जाने के। फिर आगे आता है रोल ऑफ ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का क्या मतलब है? वो अपोजिट पार्टी जो जीती ना हो। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल देती हूँ कि पीटीआई की पार्टी अगर जीत गई है और नून लीग की पार्टी हार गई है इलेक्शंस में, तो पीटीआई की पार्टी जीती हुई है, तो जो नून लीग है अगर हार गई है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑपोजिशन पार्टी। अगर यहाँ से कोई ऐसा स्टूडेंट देख रहा है जो नून लीग का सपोर्टर है तो काइंडली मेरी बात को दिल पे नहीं लेना, यहाँ पे मैं सिर्फ समझाने के लिए वीडियो बना रही हूँ। ठीक है। तो इसीलिए जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या करती है? गवर्नमेंट यानी कि जीती हुई पार्टी जो गवर्नमेंट को चला रही है उसको बार बार चेक करती है, तंज भी करती है, क्रिटिसाइज भी करती है। तो इस तरह से ये अपोजिट पार्टी वर्क करती है। अब हम आ जाते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि यूके का अपर हाउस है। अब यहाँ से हाउस ऑफ लॉर्ड्स सारा स्टार्ट हो रहा है। नेचर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है?
अपर हाउस है पार्लियामेंट का। इट इज़ ओल्ड एंड मोस्टली बेस्ड ऑन हेरिडिटरी मेंबरशिप्स। पहली बात तो ये है कि ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है और इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो हेरिडिटरी हैं। हेरिडिटरी का मतलब ये है कि अगर बाप फौत हो जाएगा तो विरासत में वो कुर्सी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की उनके बेटों को मिल जाएगी। तो इस तरह से नस्ल दर नस्ल एक ही फैमिली के लोग आपको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में देखने को मिलेंगे। इसी रीज़न से क्योंकि पुराने वक्त से लेके अभी तक वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात करें, इट वॉज वंस अ वेरी पावरफुल बट आफ्टर रिफॉर्म्स इट्स पावर इट डिक्रीज्ड। यानी कि अगर आप पास्ट की हिस्ट्री देखें यूके की तो उस ज़माने में यही हाउस ऑफ लॉर्ड्स बड़ा स्ट्रॉन्ग होता था। इवन मैं मैग्नी कार्टा की एग्जांपल देके आपको बताती हूँ कि मैग्नी कार्टा में जितने भी वो बैरॉन्स थे, जो अमीर बंदे थे जिन्होंने किंग जॉन को मजबूर किया था कि वो उस डॉक्यूमेंट पर साइन करें, तो वो जो अपना बैरॉन्स थे वो इसी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठा करते थे। तो उस ज़माने में आप अंदाज़ा लगा लें कितनी ताकतवर डिपार्टमेंट हुआ करता था ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर वक्त के साथ साथ लॉज में तब्दीलियाँ आई, पार्लियामेंट के सिस्टम में तब्दीलियाँ आई, तो अपने आप की सारी पावर्स हाउस ऑफ कॉमन्स को चली गई। बट एक वक्त था ये भी बड़ा पावरफुल डिपार्टमेंट हुआ करता था। फिर आपने बताना है टुडे इट मेनली एक्ट्स एज रिवाइजिंग चैम्बर। और आजकल के ज़माने में हाउस ऑफ लॉर्ड्स बस एक हाउस है, सिर्फ लॉ को चेक करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। अब इसकी उतनी पावर्स नहीं रही जितनी पावर्स अब हाउस ऑफ कॉमन के हाथ में हैं। अब हम आते हैं कॉम्पोजिशन के ऊपर। कॉम्पोजिशन का मतलब है कि यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं, कौन से मेंबर्स हैं, उनके बारे में अब हम जानेंगे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर कम से कम 777 मेंबर्स थे, जिसमें से कुछ लोग रॉयल फैमिली से थे। रॉयल फैमिली कौन है? जो किंग्स एंड क्वींस हैं ना, उनको हम रॉयल फैमिली कहते हैं, ठीक है। तो उनके बंदे भी इधर बैठे होते हैं। उसके अलावा हेरिडिटरी पीयर्स भी यहाँ बैठे होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पीयर्स ऑफ स्कॉटलैंड, पीयर्स समझ लें कि अमीर बंदे, जो यूके के जो अमीर बंदे हैं जिनका लिंक बड़ा स्ट्रॉन्ग है पॉलिटिक्स के साथ और किंग के साथ, तो उनको हम पीर कहेंगे यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे आपको स्कॉटलैंड के पीर भी मिल जाएंगे, आयरलैंड के भी पीर मिल जाएंगे, लेकिन अब आयरलैंड की सीटें ख़त्म करा दी गई हैं। लॉर्ड्स की बात करें तो जो बहुत बड़े जजेस हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, उनकी भी सीटें यहाँ पे मिल जाएंगी। लॉर्ड स्पिरिचुअल्स की भी सीटें मिल जाएंगी। बाइशॉप्स की बात करें, यानी कि ये जो चर्चेज़ में पादरी नहीं होते, जो सबसे बड़े हेड वाले पादरी हैं, बड़े पोजीशन वाले पादरी, उनको हम बाइशॉप्स भी कहते हैं। जो ज़्यादा मतलब तबके में रैंक में बड़ा हो, तो उनकी भी सीटें आपको यहाँ मिल जाएंगी। लाइफ पीरियड्स की भी मिल जाएंगी, और भी मतलब जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनके बारे में बता रहे हैं। फिर आता है प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब है कि इनको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। जो भी मेंबर हाउस ऑफ लॉर्ड का पर्सन है, मेंबर है, वो डायरेक्टली क्वीन के साथ फ्री असेस में होता है। फ्री असेस का मतलब है डायरेक्टली क्वीन के साथ या किंग के साथ बात कर सकता है वो पर्सन जो हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर हो। फिर आगे आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। इन मेंबर्स के पास भी उसी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच भी होती है। फिर आता है हमारे पास राइट टू ट्राई इम्पीचमेंट केसेस। इम्पीचमेंट का मतलब ये है कि अगर हाउस ऑफ कॉमन जो लोअर हाउस है उसमें से किसी मेंबर को अगर जॉब से निकालना है, इम्पीच करना है, तो फिर ऐसे बंदे की इम्पीचमेंट केसेस जो हैं लॉर्ड्स के हाउस में यानी कि अपर हाउस में चले जाते हैं चेकिंग के लिए। तो जो लॉर्ड्स हैं ना सारे, वो जजेस की तरह प्रॉपरली चेक करते हैं कि इस बंदे ने ऐसा क्या किया है कि इसको हम जॉब से निकालें। तो इस तरह से ये इम्पीचमेंट केसेस भी डील करते हैं। कैन नॉट बी अरेस्टेड ऑन स्मॉल मैटर्स, उनको छोटी छोटी बातों पे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। डेली अलाउंस फॉर सेशंस, और ज़ाहिर है इनको डेली के पैसे भी मिलते हैं, या जो नॉर्मल जैसे पैसे मिलते हैं एक सरकारी बंदे को, तो उस तरह से इनको भी जो अलाउंस वगैरह वो मिलती है। बहरहाल अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस इनके ऊपर क्या लगती हैं? पहले बात तो ये है कि जितने भी मेंबर्स जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठे होते हैं, ये वोट लेके तो ज़ाहिर आते नहीं हैं, तो ये जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। तो यही बात यहाँ पे लिखी कि दे कैन नॉट वोट इन द जनरल इलेक्शंस, दे कैन नॉट कंटेस्ट फॉर द पार्लियामेंट इलेक्शन, यानी कि ना ही ये किसी को वोट दे सकते हैं और ना ही ये खुद को खड़ा कर सकते हैं कि लोग इनको वोट करें। तो इनके पास इस तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं होती। अब आ जाते हैं ऑफिसर्स। The most important officers is the Lord Chancellor who leads meeting and also controls the court। जैसे मैंने ऊपर बताया था, जो लोअर हाउस है हाउस ऑफ कॉमन, उसमें जो हेड है उसका नाम है स्पीकर, जो मतलब बाकी मेंबरों में से सबसे बड़ा होता है। बिल्कुल वैसे ही लॉर्ड चांसलर जो है हेड होता है इस हाउस ऑफ लॉर्ड्स के डिपार्टमेंट का।
तो ये सारी मीटिंग्स और सारी चीज़ें ये मैनेज करते हैं। फिर आगे आ जाता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं इनके पास, यानी कि लॉ बनाने की पावर्स हैं इनके पास, लेकिन ये मनी बिल्स नहीं बना सकते। फाइनेंशियल पावर की बात करें तो इनके पास एज सच कोई फाइनेंशियल पावर्स नहीं है, यानी कि पैसों की बिल्स तो ये बिल्कुल भी नहीं बना सकते, यानी कि पैसों वाले लॉ तो ये बिल्कुल नहीं बना सकते। एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो कैन डिबेट बट कैन नॉट कंट्रोल दी गवर्नमेंट, यानी कि ये डिबेट्स वगैरह मशवरा वगैरह दे सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हाउस ऑफ कॉमन डायरेक्टली कंट्रोल करती है। तो ये चीज़ है। फिर आगे आता है जुडिशियल पावर्स, एक्ट एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सम केसेस। और ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं ये जजेस का रोल भी निभाते हैं बहुत सारी सिचुएशन पे, तो ये इनकी पावर्स हैं। अब हम हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कंपेयर कर दें, ठीक है, तो थोड़ा सा हम उसको कंपेयर भी कर लेते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स रिप्रेजेंट्स द पीपल, लॉर्ड्स डू नॉट। अब हाउस ऑफ कॉमन की खासियत ये है कि ये आम इंसानों को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आम जो लोग हैं ना उन्हीं के लिए सारे लॉज हाउस ऑफ कॉमन्स लिखता है, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ऐसा नहीं होता। कॉमन्स इज़ द सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स, लॉर्ड्स आर नॉट। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो पॉलिटिक्स के साथ बहुत जुड़ के चलता है, लेकिन लॉर्ड्स के साथ ऐसा कोई चीज़ नहीं है, वो अलग से अपना वर्क कर रहे हैं, उनका ऐसा कोई पॉलिटिक्स के साथ या किसी चीज़ के साथ लेना देना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर एंड द मोस्ट मिनिस्टर्स कम फ्रॉम द कॉमन्स नॉट लॉर्ड। जैसे मैंने बताया कि हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर से ही प्राइम मिनिस्टर्स और डिफरेंट मिनिस्टरों को चुना जाता है गवर्नमेंट को चलाने के लिए, तो लॉर्ड से तो नहीं चुना जाता, तो यही चीज़ है यहाँ पे भी। फाइनेंशियल बिल्स ओनली स्टार्ट इन कॉमन्स, और जैसे मैंने बताया कि पैसों के बिल्स सिर्फ कॉमन्स यानी कि लोअर हाउस से स्टार्ट हो सकते हैं, अपर हाउस में नहीं हो सकते, तो आप ये चीज़ भी यहाँ लिख सकते हैं। फिर आगे आता है कॉमन्स हैज़ मोर पावर इन लॉ मेकिंग, और हाउस ऑफ कॉमन के पास ज़्यादा पावर होती है लॉ बनाने की एज़ कम्पेयर टू द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। कॉमन्स हैज़ फिक्स्ड इलेक्शंस आफ्टर 5 years, लॉर्ड्स डू नॉट। और हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स 5 साल के लिए चुने जाते हैं, हर 5 साल के बाद नए बंदों को वोट देख के चुनना पड़ता है, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं होता, ये पूरी ज़िंदगी के लिए अपनी ऑफिस में रहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लोग। कंक्लूजन आ जाता है, जो भी आपने ऊपर पढ़ा है वही आपको 4 से 5 लाइनों में लिखना होता है कंक्लूजन में। इतना ही था इस वीडियो में। खुदा हाफिज़। अगर आप सब मूवी के स्टाइल की तरह यूके एंड यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें।